ठीक है फिर, चलिए तो चालू करते। क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड, उधर से बॉल भी आ रही है, दोनों में हुई टक्कर। आपको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट। तो पहले फाइनल डायग्राम बनाए, टकराने के बाद मान लेते हैं ओमेगा उधर ही हो जाएगा, ताकि हमारा प्लस माइनस का लफड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी v आगे ही है, हम आगे आगे इसलिए कर रहे हैं ताकि एंटी क्लॉकवाइज प्लस मान लेंगे। खैर अभी देखते हैं, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल लिखते हैं तो इस बार बॉल का भी लिखना पड़ेगा। बॉल का मास है 2, लेंथ हो गई 2, स्पीड हो गई 10, और डायरेक्शन आर क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ले लिया, दे दिया। अब ओमेगा किधर है, क्लॉकवाइज, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा नेगेटिव में। आई आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 × 10, ये आ गया सही। अब बाद में बॉल की स्पीड रह गई v, तो 2 v, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, और ओमेगा भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, तो 10 2 स्क्वायर बाई 3। अरे यार इसको 3 मीटर ले लेना था, बढ़िया हुआ था काम, पर कोई बात नहीं। ओमेगा एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन तो आसान बन जाएगी। E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ है। तो आफ्टर द इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू एल, और इसकी इधर ओमेगा इंटू एल 20, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आया, 2 ओमेगा - बी, और वेलोसिटी अप्रोच कितना आया, 10 + 20 तो 30। ये दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी। मतलब अननोन कैसे माने उस पर भी फर्क पड़ेगा कि आपने आफ्टर द इम्पैक्ट ओमेगा उधर माना है कि इधर माना है। उधर माना है तो प्लस, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लस माना है तो देख लो, बाकी आंसर सेम आएगा। क्या आया यहाँ से, बी क्या आया और ओमेगा क्या आया, क्या बी या ओमेगा, बी कितना, अरे हाँ हाँ, तो तुम्हारा प्लस में आया कि माइनस में, तुमने वी किधर माना था, लेकिन फिर डायरेक्शन वहां पे सही लिखी थी क्या। चलो, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वी आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा, इस तरीके से बढ़िया एकदम। लिखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखेंगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड पार्टिकल। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड पार्टिकल। सबसे पहले तो बताओ क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। इम्पल्स कब आएंगे, ड्यूरिंग द कोलिजन। तो ड्यूरिंग द कोलिजन का डायग्राम बनाता हूँ। इस पे लगेगा नॉर्मल, इस पे भी नॉर्मल का इम्पल्स आएगा, और एक हिंज पर भी इम्पल्स आएगा, हिंज फोर्स का। हमें एन निकालना है, तो किस पे लगानी चाहिए मुझे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम केवल बॉल के लिए, क्योंकि अगर मैं रॉड के लिए लगाऊंगा तो उसमें हिंज और ये वाले इम्पल्स दोनों आ जाएंगे। अगर मैं कंबाइंड लगाऊंगा तो इनके इम्पल्स तो कट ही जाएंगे, हिंज का इम्पल्स निकल जाएगा। भाई केवल बॉल के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है जे वेक्टर बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। किसके लिए, सिर्फ बॉल के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ बॉल के लिए हम लगाएंगे तो सिर्फ बॉल पर जो इम्पल्स होगा वो आ जाएगा, नेट इम्पल्स आता है। इस रॉड के लिए लगा दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट इम्पल्स का आंसर आ जाएगा, रॉड प्लस, सॉरी अकेले रॉड के लिए अगर लगा दी थ्योरम
तो आर और एन से मिलके जो इम्पल्स जनरेट होएगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बॉल के लिए लगाऊंगा। तो जो इम्पल्स आएगा वो आएगा जे एन। किधर आएगा बॉल पे इम्पल्स? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस जे एन हो गया मैग्नीट्यूड, माइनस उसकी डायरेक्शन हमको पता है तो लगा दी, नहीं तो जे एन वेक्टर करके भी छोड़ देते, डायरेक्शन तो अपने आप आ जाती। पी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी है, आगे की तरफ हमने मानी है, तो हम लिख देंगे मास ऑफ द बॉल कितना है, 2 kg इंटू वी, आगे है तो प्लस में लिख दिया, ये बी फाइनल हो गया। एक माइनस फॉर्मूले का इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10, और ये भी आगे की तरफ ही। अब v की जो वैल्यू निकली थी वो डालनी पड़ेगी, जो भी निकली थी, प्लस में आई थी तो प्लस में, माइनस में आई थी तो माइनस में, जो भी आएगी यहाँ रखेंगे और यहाँ से जे एन की वैल्यू मिल जाएगी। जे एन यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, जो भी आएगा। मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ बिना वी के, तो नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दे रहे इसको। इसमें आप वैल्यूज डालोगे, वी की वैल्यू निकली थी वो डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही। चलिए, इस तरीके से एक और लिखो। तो इस सवाल में हमने बड़ी ही चालाकी से किसका यूज कर लिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का। ठीक है, रॉड घूम रही थी, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने, अच्छा लेकिन रॉड के लिए थोड़ा लगाया, बॉल के लिए लगाया, तो रॉड के लिए भी लगवा दूं क्या? लिखो, एक और पार्ट लिख लो इसमें, फाइंड इम्पल्स ऑफ हिंज फोर्स, फाइंड इम्पल्स ऑफ हिंज फोर्स। देखे देखो इसको कैसे करोगे आप, थर्ड पार्ट है इसका, इम्पल्स ऑफ हिंज फोर्स। हिंज फोर्स की वजह से जो इम्पल्स आएगा वो लिखें। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ये सोचे कि क्या लगानी पड़ेगी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब अपना सिस्टम चूज करें कि किस सिस्टम के लिए हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करें, बताइए। अकेले बॉल के लिए करके कोई फायदा नहीं, उससे नॉर्मल का इम्पल्स आएगा। अकेले रॉड के लिए लगाई ना, तो नॉर्मल और हिंज का नेट इम्पल्स आ जाएगा, फिर उसमें से आपको नॉर्मल का इम्पल्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि थर्ड पार्ट में आया। क्या मतलब है, हम रॉड प्लस बॉल कंबाइंड सिस्टम के लिए थ्योरम लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका इम्पल्स, सुनना ध्यान से, अगर मैं पूरे रॉड प्लस बॉल के लिए इम्पल्स मोमेंटम की थ्योरम लगाऊंगा, तो इनका जो नेट इम्पल्स आएगा ना, वो यही आएगा, क्योंकि इन दोनों के इम्पल्स तो आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, बचेगा किसका, केवल आर का। तो रॉड प्लस बॉल थ्योरम, थ्योरम क्या है, जे वेक्टर बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर मैंने सिस्टम में दोनों लिए हैं तो मुझे मोमेंटम भी दोनों का लिखना पड़ेगा। अब करूं, अच्छा इस बार, पहले तो मैं पता थी कि नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस जे एन कर दिया था, वहां जे एन क्या था, मैग्नीट्यूड था, माइनस क्या थी, उसकी डायरेक्शन थी। लेकिन हिंज फोर्स का ही नहीं पता होता, इम्पल्स का तो क्या ही पता होएगा कि किधर लगेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख के छोड़ देंगे, जे आर वैक्टर, और सारी चीजें वेक्टर में डालेंगे, ताकि हमारे जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने आप हमें आंसर डायरेक्शन का दे देगा। तो देखते हैं किसको कितनी बातें याद रहती हैं, और कौन पी फाइनल लिख के दिखा पाता है, माइनस पी इनिशियल भी लिख के दिखा पाता है। तो आपको बस पी फाइनल लिखना है और पी इनिशियल लिखना है, और बातें सारी आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं कि कैसे लिखते हैं पी। कौन घर जाके पढ़ता है, देखते हैं, बताइए पी फाइनल क्या लिखेंगे। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉड भी लिखना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अननोन में लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे बाद में भी क्या हो रहा है। तो पहले बॉल के लिए, तो मास ऑफ बॉल और वेलोसिटी वी मैग्नीट्यूड है, जो कहां से निकलेगा, दो इक्वेशन बनवाई थी उससे निकलेगा, जो भी आएगा। अभी हमने आगे मान रखा है, तो मैं लिख रहा हूँ वी आई कैप। ये किसका मोमेंटम हो गया, बॉल का, प्लस रॉड का। रॉड एक रिजिड, रॉड एक बड़ी बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो रॉड के लिए मोमेंटम लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द रॉड एम आर लिख लेते हैं,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये है, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ओमेगा L/2, ओमेगा ऐसा माना है तो आई कैपिटल ओमेगा L/2, ये V है। मास टोटल, टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कॉपी में लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में मोमेंटम ऐसे लिखते हैं, आई कैप। ये अब माइनस में वापस से, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल, वेलोसिटी आगे ही है 10 है, 10 लिख देता हूँ, 10 आई कैप। इनकी वैल्यू मेरे को पता है इसलिए लिख देता हूँ वेलोसिटी की, बाकी और भी लिख दूंगा अगले स्टेप में, पहले सीख। रॉड के लिए एम आर, मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रॉड ऐसे घूम के आ रही है, ये सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसी होगी, आगे की तरफ होगी, यूं। कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा कितना है 10 L/2, और डायरेक्शन क्या होगी माइनस आई कैप, तो ये माइनस हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस तरीके से ये होगा चेंज इन मोमेंटम। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है रख दो, बाकी वैल्यू आपको फर्स्ट दो इक्वेशन बनवाई थी जो फर्स्ट पार्ट में उससे मिलेगा। मास ऑफ बॉल कितना है 2 V आई कैप, मास ऑफ कितना है 10, ओमेगा तो नहीं पता, और लेंथ कितनी थी 2 मीटर, और 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, माइनस 2 × 10 20 आई कैप, ये माइनस यहाँ से प्लस, एम आर कितना है 10, 10 और 10 100, और 2/2 1, ये हो गया। इसमें सिर्फ क्या बच रहा है V एंड ओमेगा, ये कहाँ से आएगा, ये आपने वैल्यू निकाल रखी है, जो भी आए वैल्यू एज इट इज यही पटक देनी, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, यहाँ पटकोगे आपका इम्पल्स ऑफ हिंज फोर्स आ जाएगा। कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 59, डिस्क एंड मैन आर रोटेटिंग with constant angular velocity omega naught. Disk and man were rotating with constant angular velocity omega naught. Now, if man starts running on the circumference, man starts running on the circumference with speed u with respect to disk. In anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. Find new angular velocity of the disk. Find new angular velocity of the disk. तो एक डिस्क है, मास एम रेडियस आर, और डिस्क जब आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो डिस्क भी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है ओमेगा नॉट से, और आदमी जो खड़ा हुआ है यहाँ पे वो भी डिस्क के साथ साथ ही घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आदमी ने इस डिस्क के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क है ये यू, है ना। तो बताना है कि नई वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगी, नई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगी। कार्ट जैसे ही सवाल है, कार्ट और आदमी साथ साथ चल रहे हैं, अब आदमी ने भागना स्टार्ट कर दिया, तो बताइए बस कि नई वेलोसिटी कार्ट की क्या हो जाएगी। भागना स्टार्ट कर दिया, कूद गया, एक ही बात है, वो सेम ही आंसर आता है। ऐसे करो,
चलिए, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा डायग्राम को अच्छा बनाते हैं। थोड़ा इसमें क्या है ना, 3D में ऐसे देखना पड़ रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग भगवान बन जाओ और ऊपर से देखो ऐसा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको? ये डिस्क ऐसी दिखेगी जो कि ऐसे घूम रही है ओमेगा नॉट से, और ये आदमी की मुंडी है। ऊपर से देखोगे तो बस मुंडी मुंडी दिखेगी। अरे हाँ ना यार। आदमी का मास m, रेडियस r, आदमी का नहीं डिस्क का, और आदमी का मास m। अभी ये आदमी डिस्क के साथ साथ घूम रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब आदमी भागने लगा, और किधर भागने लगा? ऊपर भागा u से, पर ये u विद रिस्पेक्ट टू डिस्क है, और डिस्क की वेलोसिटी अब ओमेगा नॉट रहेगी क्या? ओमेगा हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी u है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्क है, ध्यान रखिएगा। क्या करना है? बस एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। देखो मैंने डायग्राम बना दिया। मैं आप लोगों के लिए एल इनिशियल भी लिख दूंगा, आप बस फाइनल लिख दो। एल इनिशियल लिख देता हूं पहले। दोनों डिस्क और आदमी साथ में ही घूम रहे हैं, तो आपके पास दो तरीके करने के। या तो पहले डिस्क का रिजिड बॉडी मान के आई ओमेगा लिख दो, और आदमी के लिए एम आर बी लगा दो, एम आर क्रॉस बी। या बोले कि पूरी रिजिड बॉडी दोनों का एक साथ लिख के ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा आपको ठीक लगे। क्या ठीक लग रहा है? अलग अलग तो अलग अलग। डिस्क का लिखते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट। डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया आपने। आदमी के लिए, आदमी का मास m, r हो गया r, v परपेंडिकुलर हो गया ओमेगा r, और ये भी ऐसे ही घूम रहा है, तो ये भी प्लस में हो गया बराबर। और आप मानोगे नहीं कि डिस्क के लिए भी मैं लिख देता हूं। डिस्क के लिए भी फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं ही लिख रहा हूं, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, और ओमेगा भी मैंने ऐसे ही माना है, तो ये भी प्लस हो गया। आप सिर्फ आदमी का एंगुलर मोमेंटम लिख दो फाइनल, और कुछ मत करो। बताओ क्या करें? तो क्या लिखना पड़ेगा? एम आर क्रॉस बी। तो आदमी का मास कितना? एम, तो आदमी का मास एम। रेडियस हो गई आर। आप बस वी लिख दो, और कुछ मत लिखो। क्या लिखना है यहाँ पे? वी कौन सी लिखनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है यहाँ पे। पता है आपको ये बात कि नहीं पता? पता है। तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोले सर जैसे अपन ने वहां सीखा था, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर है u, और डिस्क की वेलोसिटी डिस्क के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो डिस्क की वेलोसिटी किधर है? अगर ओमेगा ऐसा है तो डिस्क की वेलोसिटी भी ऊपर होगी। कितनी होगी? ओमेगा आर। यू भी ऊपर, ओमेगा आर भी ऊपर, तो ये आ जाएगा यू प्लस ओमेगा आर। डायरेक्शन किधर आएगी? ये भी, ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। क्या लिखा है ये? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जिस हिसाब से आपने अभी जो दो सवाल कराए मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, आपने जिस तरह से किए हैं, और जिस तरह से आपने डाउट में बोले थे कि ये भी हो गया और वो भी हो गया और वो भी हो गया, BB9 पूरी कर डाली थी आपने, नहीं क्या? BB9 का 6 भी हो गया था, BB9 का 7 भी हो गया था, और सब हो गए थे, 7 तक करके आए थे। सातवां यही था, मजे की बात, सातवां सवाल यही था। तो वेरी गुड, छापो अब, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, इनिशियल में यहाँ पे ओमेगा नॉट है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हेडिंग डालिए एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, देखो एंगुलर इम्पल्स का जो सिंबल है वही डेफिनेशन ही बना दिया अपन ने इसका। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। बताओ यार, इससे ज्यादा और इंटेलिजेंट काम क्या कर सकते हैं अपन जीवन। यही है डेल्टा एल वेक्टर बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू, इसी को कहेंगे एंगुलर इम्पल्स। ये ए है।
ठीक है क्या? और यहां से भी टॉर्क बराबर डीएल अपॉन डी टी। तो डीएल बराबर टॉर्क डीएल डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये बन गया डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी। ये भी है एंगुलर इम्पल्स। सेम अगर आप गौर से देखोगे तो जब इम्पल्स पढ़ा था तब भी यही पढ़ा था। वहां डेल्टा पी बराबर बन गया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। याद है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या होता है? जे वेक्टर। वहां पे सिंबल हमने जे मान लिया था, बाकी वो डेल्टा पी ही है। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चलिए और बताइए। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाए तो डेल्टा एल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी। टॉर्क को लिख रहे हैं आर क्रॉस एफ डी टी। और ये बात हमें पता है, क्या बात पता है? कि जे वेक्टर, जे मतलब इम्पल्स वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो यहां से इंटीग्रेशन एफ और डी टी की जगह हम जे वेक्टर लिख सकते हैं। तो डेल्टा एल वेक्टर बन गया आर क्रॉस जे वेक्टर। तो आपके जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वैसे तो सभी रिलेशन अपने आप में काम के ही हैं, पर जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है सवालों को करने में, वो काम में आने वाला है ये वाला। बाकी ये भी आ सकता है, मतलब आएगा, मतलब कई जगहों पे निकालना भी पड़ेगा। बस दो ही तो रिलेशन है, और यही है हमारे एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स थ्योरम। तो अगर हम समरी में लिख लें थोड़ा थोड़ा, तो समरी में क्या लिख लेंगे? डेल्टा एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। यहाँ पे जे वेक्टर क्या है? इम्पल्स। अगर अच्छा एक बात बताओ, अब अगर फॉर्मूला बन गया आर क्रॉस जे, तो इसकी चार वेरिएशन तो बनी जाएगी ना। फर्स्ट आर क्रॉस जे, सेकंड आर जे साइन थीटा, थर्ड आर जे परपेंडिकुलर, और फोर्थ आर परपेंडिकुलर इनटू जे। तो वही टॉर्क के फॉर्मूले की तरह इसको इस्तेमाल करना है। बस बराबर में यहाँ क्या लिखोगे? डेल्टा एल वेक्टर। डेल्टा एल मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो ये वाला जो रिलेशन है आपके सवालों को करने के सबसे ज्यादा काम में आएगा। एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। बहुत काम आएगा। जे वेक्टर का मतलब है इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, अकेला इम्पल्स भी बोल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता था? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर जीरो। जीरो मतलब आर क्रॉस जे जीरो हो जाता था। सही बात है। आर क्रॉस जे जीरो हो जाएगा तभी तो अपन टॉर्क जीरो करते हैं, बात तो वही पड़ेगी घूम फिर के। याद करो, जब कोलिजन में पढ़ाया था तो अपन नॉर्मल और उनके इम्पल्स अपन आर क्रॉस जे ही तो जीरो कर रहे थे। भाई नॉर्मल आ गया, नॉर्मल का इम्पल्स आ गया तो आर क्रॉस जे आ गया, तो नहीं लगा सकते, ऐसे तीन चार टर्म लिखवाई थी ना। फिर तीसरे वाले में क्या थी कि जब हम रॉड प्लस बॉल कंबाइंड ले रहे हैं तो हिंज के अबाउट, हिंज का आर क्रॉस जे जीरो हो गया था, और नॉर्मल के इम्पल्स का आपस में आर क्रॉस जे कट गया था। आर क्रॉस जे एक का एंटी क्लॉकवाइज आया था, एक का क्लॉकवाइज, कट गया था। तो कुल मिला के अगर आर क्रॉस जे सिस्टम पे जीरो हो जाता है तो हम एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर देते हैं। मतलब घूम फिर के सारी बातें वही हैं। ठीक, तो ये थ्योरी हो गई आपकी एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स के बीच में एक आध दो रिलेशन आ गए। और ये इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं अपन? देखो इसमें खूब क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन देखने में आपको ऐसे लगेंगे जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना चाहता हूँ। पर जब आप वहां पे टॉर्क जीरो ढूंढोगे, भाई अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहते हो तो उसकी कंडीशन क्या है? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस शुड बी जीरो। सही बात है। तो आपको मिलेगी नहीं ऐसी एक्सिस। अब घूमते हुए करोगे तो हिंज के अबाउट आप देखोगे यार टॉर्क आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, तो फिर आप लगा ही नहीं पाओगे। फिर आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो दो रिलेशन यहाँ पे कौन कौन से? एक तो ये, और दूसरा क्या है? डेल्टा एल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क dt। ये दोनों ही तो है। इन दोनों में से
जिससे आपको लग जाए कि ये लगानी है वो लगानी है। जैसे एक सवाल, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे तो सर अभी कोलिजन में ही तो ये सवाल किया है अपन ने, पर नहीं किया है। जैसे मान लो रॉड है, मास एम लेंथ एल है, और रॉड रेस्ट पर है। जब बॉल आती थी और इससे टकराती थी तो क्या होता था? रॉड को इम्पल्स मिलता था, नॉर्मल वाला, उसकी वजह से घूमती थी। अभी भी वही हो रहा है, बस इम्पल्स कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, ये नहीं पता। पता बस इतना है कि इम्पल्स आ रहा है और इतना इम्पल्स आ रहा है। मतलब क्या? इस बार ऐसा बॉल आके नहीं टकराई है, क्वेश्चन में लिखा है कि कहीं से एक जर्क आया, या किसी ने हथौड़ा मारा, लात मारा, घूसा मारा, कुछ भी किया, लेकिन इस डायरेक्शन में एक जर्क आया, इम्पल्स आया, कितना? जे। जे क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो नंबर लिख दो कुछ कि जे आया 10, जो भी यूनिट होती है इसकी क्या होती है? मोमेंटम की होती है। हाँ, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो मान लो 10 न्यूटन सेकंड इस पे एक इम्पल्स आया। बॉल से नहीं आया, पता नहीं कहाँ से आया, हथौड़े से आया, पर इम्पल्स आया। इम्पल्स आने के बाद क्या होगा? रॉड घूमेगी, रॉड में एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो आपसे पूछेंगे वही कि आफ्टर द इम्पैक्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताओ। लेकिन इसमें आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिन दोनों के बीच में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाओगे। अरे समझ में आ रही बात? या फिर आप वैसे समझ लो कि सर ड्यूरिंग द कोलिजन दो इम्पल्स आएंगे, एक तो यहाँ पे आएगा जे, और एक हिंज पे आएगा आर। अगर आप हिंज के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो ये बच जाएगा, इसका टॉर्क आ जाएगा, इसका आर क्रॉस जा जाएगा, इसके आउट लिखोगे तो वो बच जाएगा। कुल मिला के टॉर्क ही जीरो नहीं कर पाऊंगे, आर क्रॉस जे ही जीरो नहीं कर पाओगे आप किसी भी एक्सिस में। अरे समझ में आ रही बात? तो ये सवाल है, लिखो कि यहाँ से L/4 ऊपर एक इम्पल्स आया, डायग्राम में गिवन है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर आफ्टर इम्पैक्ट। अभी इम्पैक्ट कैसे हुआ कोई जानकारी नहीं, किसने हो सकता है हथौड़ा मारा हो, घूसा मारा हो, लात मारी हो, जो भी किया है इम्पल्स आया है। ठीक है, और इस इम्पल्स आने के बाद एंगुलर वेलोसिटी रॉड की क्या हो जाएगी, ये आपको बतानी है। तो इसमें क्या आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या? लगेगा ही नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें बताइए, ये लगेगा कि ये लगेगा? ये लगेगा। टॉर्क वॉर्क नहीं रखा, जे दे रखा है, तो आर क्रॉस जे लिख देंगे इधर, इधर एल फाइनल लिख देंगे माइनस एल इनिशियल। बेसिकली एल फाइनल ही तो हमें निकालना है। समझ में आ रही तुम्हें बात? ये नए टर्म है, नई तरीके से नई नई बातें हैं, तो इनका फील होना या दिखाई देना तब स्टार्ट होते हैं ये, जब इनकी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर कर लेते हो। तो फिर आपको दिखने लगता है कि अच्छा हाँ, ये करेंगे ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये करेंगे ऐसा करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन देख के आपको दिखने लगे कि ये कर लो, ये वाली इक्वेशन लगा दो, ये वाला थ्योरम यूज कर लो, तो आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल करो, डीपीपी करो, एचसीबी करो, बस इतना ही करो। तो फिर आपको दिखने लग जाएंगे कि अच्छा ये सवाल है, ऐसा कर, इसमें पहले ये कर ले, वो कर ले, और ऐसा आंसर। ठीक है, करो।